अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में मौजूद हैं और यही टॉपिक कैम्ब्रिज, बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको मोमेंटम, फोर्स और इनर्शिया को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फोर्स क्या होती है। बेसिकली ये एक हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसमें ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे मैं यूँ कहता हूँ कि अगर एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट हालत में है, ठीक है, और उससे अगर मैंने मोशन में लेके आना है तो मुझे फोर्स चाहिए होगी। फिर इसी तरह अगर एक बॉडी मोशन में और उसे मैंने रेस्ट में लाना है तब भी मुझे क्या चाहिए होगी जी, फोर्स चाहिए होगी। और इसी तरह अगर किसी बॉडी की शेप को मैंने फर्ज करें अगर चेंज करना है, यानी उसमें एक डिस्टॉर्शन लेके आनी है, तो वो भी जो है वो फोर्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स एक ऐसी एजेंट है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कि हम चलें अगर एफ से जाहिर करें तो इसके ऊपर हमें एरो भी शो करना होता है, जिसके लिए हमें यानी ये हमारे किस काम आती है कि ये किसी बॉडी की करेक्टरिस्टिक को चेंज करने में हमारी काम आती है। यानी जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक फुटबॉल है जो रेस्ट हालत में है, ठीक है, या एक बॉल है जो रेस्ट हालत में, अब मैं इसे अपने पाँव से किक लगाता हूँ तो ये बॉल जो है आगे की तरफ मूव करती है। और अगर मैं इस पे किक नहीं लगाता, फोर्स ना अप्लाई करता, तो ये अपनी जगह पर इसी तरह रेस्ट में रहती। यानी यहाँ पर फोर्स ने क्या किया जी, कि फोर्स ने एक मोशन क्रिएट किया। अब फोर्स जो है, जैसे मैंने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है, वो न्यूटन्स, यानी उसके साथ जो यूनिट हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, वो न्यूटन्स में इसको मेजर किया जाता है, जो कि साइंटिस्ट न्यूटन के नाम से ही है। फिर इसी तरह अगर एक बॉल फर्ज करें मूव होता हुआ हमारी तरफ आ रहा है और हमने इसको रोकना है, तो हम अपने हाथ से या अपने पाँव से ही एक फुटबॉल को, जैसे चले मैं बात करता हूँ, तो हम इसे स्टॉप कर लेंगे। यानी तब भी हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और ये बॉल जो है वापस रुक जाएगा। अदरवाइज अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉल नहीं रुकेगा। फिर इसी तरह से अगर डिस्टॉर्शन की मैं बात करूं तो मैं एक टिन ले लेता हूं जी। एक आपने देखा होगा एक जो अक्सर जो ड्रिंक्स के एक बने होते हैं टिन, ठीक है, बहुत ही लाइट से होते हैं। अगर हम उनको अपने हाथ से जोर से प्रेस करें तो उनकी आप देखेंगे शेप जो है वो चेंज हो जाती है। यानी हमने देखा कि फोर्स हमने अपने हाथ से लगाई और वो टिन जो है वो इस तरह से, यानी अगर हम इसको फोर्स लगाने के बाद देखें तो कुछ उसकी शेप ऐसी बनी होगी। तो ये भी इस फोर्स की वजह से है कि हमने उसकी शेप चेंज कर दी। या इसी तरह अगर हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं और इस स्प्रिंग को अगर हम देखते हैं इस वक्त, तो इसके टर्न जो है वो बहुत करीब करीब है एक दूसरे के। यानी ये इस वक्त अपनी हम कह सकते हैं नॉर्मल हालत में, और अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, यानी अपने हाथ से एक राइट साइड पे इसके इस एंड को खींचता हूँ, और या लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर मैं राइट साइड पे खींच रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे खींच रहा हूँ, तो ये जो ये जो स्प्रिंग है ये कुछ इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी। यानी फोर्स ने इसकी जो शेप है वो चेंज कर दी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टॉर्शन है वो भी फोर्स ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया। अब हम अगर ओवरऑल इस बात को देखें तो हमने ये देखा कि एक बॉडी में अगर हमने एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कराना है, यानी उसकी एक स्पीड है, एक स्पीड से वो मूव कर रही थी, लेकिन अगर मैं इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो इसकी स्पीड में और इजाफा होगा, ये और ज़्यादा इजाफा होगा, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसमें टाइम के हिसाब से इन जो वेलोसिटी में इंक्रीज होता है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अगर मैं
एक बॉडी को रोकना चाहता हूँ, उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ अगर कम करता जाऊं मैं, यानी ब्रेक सप्लाई जैसे हम करते हैं, ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक शूज रिम के साथ अटैच हो जाते हैं जिससे गाड़ी स्लो 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 होना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है गाड़ी की वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि फिर मैंने जो जिस फोर्स से मैंने इसमें इसके मोशन को स्टॉप किया है, उसने इसमें डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सलेरेशन प्रोड्यूस किया, जो कि ब्रेक्स की वजह से है। तो ब्रेक भी एक फोर्स है जो कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो हमारे एक काम आ रही है एक बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए। फिर हमने इसी तरह अगर हमने चूंकि फोर्स के कंसेप्ट को सही तरह से समझना, चूंकि न्यूटन्स के जितने लॉज हैं जो वो सारे के सारे फोर्स की यानी मदद से ही समझे जाते हैं, फोर्स के कंसेप्ट को जरा क्लियर होना चाहिए। जैसे अब मैं यूं बात करता हूं कि अगर लॉ ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, जिसमें कि हम यूं बात करते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट पाथ पे मूव करी तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी तावत कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब फोर्स हमें पता चल गया है। अब मैं यूं बात करता हूं कि अगर मैं ये इधर एक बॉडी को रेस्ट हालत में देख रहा हूं, एक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो एक नेट फोर्स लग रही है जो कि उसका वेट है, जो कि इसके मैस की वजह से, यानी ये वो फोर्स है जो कि ये ऑब्जेक्ट जमीन पे लगा रही है, जो कि जमीन की ये हमें पता है ग्रेविटी की वजह से है, जिसे हम वेट कहते हैं, ये डाउनवर्ड अटैक करता है, ये भी एक फोर्स है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मैंने बताई है कि डाउनवर्ड, जिसा मैंने शुरू में कहा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर हम डायरेक्शन ना बताएं तो फिर हमारी बात अधूरी है। इसी तरह अब अगर मैं यूं बात करूं कि यही जो फोर्स जमीन भी चूंकि रिएक्शन पे उतनी ही फोर्स लगा रही है, तो वो जो रिएक्शन फोर्स होगी जो कि इसको उठाए हुए है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसने जमीन ने इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे, और ये बैलेंस्ड होती है, यानी इन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसलिए मैंने इन दोनों की अगर आप देखें तो जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एरोज जो शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इनके लाइन सेगमेंट मैंने एक जैसी रखी है, यानी इनको मैं आपस में इनकी मेजरमेंट बराबर शो कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बराबर शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स होती है जो कि दो सरफेसेस के दरमियान होती है, जब एक सरफेस को दूसरी सरफेस के साथ अटैच कर दिया जाता है फिजिकली, अगर हम उन्हें देखें तो वो फोर्स जो होती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसे कि मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि वो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है। यानी कांटेक्ट फोर्स जो होती है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है, जिसके अब हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो फिर हमने ये देखा कि सिस्टम में जो फोर्स होती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वही फोर्स बेसिकली दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगा रही होती है, यानी फोर्स एक ही होती है लेकिन जो रेफरेंस है वो हम बदल देते हैं। एक दफा हम पहली बॉडी का ताल्लुक दूसरी से के हवाले से कह रहे होते हैं, यानी वो फोर्स लगा रही है, फिर और दूसरी लम्हे हम दूसरी फोर्स यानी दूसरी बॉडी का ताल्लुक फर्स्ट से कह देते हैं कि ये दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रही। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोर्स है हमारे पास वो किसी बॉडी के मोशन में एक्सलेरेशन भी प्रोड्यूस कराती है, डिसेलरेशन भी प्रोड्यूस कराती है, उसकी शेप भी चेंज करती है, और इसी तरह से कांटेक्ट फोर्स भी एक वो फोर्स होती है जो कि जब भी दो बॉडीज इन कांटेक्ट होती हैं वो हमेशा उनमें वो फोर्स पाई जाती है, हमेशा रहती है। इंट्रोडक्शन टू इनर्शिया, यानी किसी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है। जैसे ये बात तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर बॉडी को हम सिलेक्ट करते हैं, नहीं मैटर की वो किसी भी स्टेट में हो, चलें एक सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि उसको मिला के एक बड़ा पार्टिकल या एक बॉडी को बना रहे हैं, वो बेसिकली उसके यानी उनकी तादाद उसको उस बॉडी के मैस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और अब जितने ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसका मैस होगा। अब मैं यूं कहूं कि अगर ये सारे पार्टिकल्स एक यानी ऑब्जेक्ट के मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे मेरे रेफरेंस से, या हम यूं कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो फिर ये जो है तमाम के तमाम बॉडीज को मूव करने के लिए हमें एक फोर्स दरकार होगी, और वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि ये सारे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकें। अब किसी बॉडी को अगर वो रेस्ट हालत में हो और उसे मूव करना हो तो एक फोर्स रिक्वायर होती है, और वो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि ये बॉडी के जितने भी रेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये मूव कराने के काबिल हो। तो फिर हम कहते हैं कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना मुश्किल होगा हमें उस बॉडी को मूव कराना, और जितने कम पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बनी होगी उसे मूव कराना उतना ही आसान होगा। तो इसका मतलब जो इनर्शिया है बेसिकली वो किसी बॉडी की एक हम पावर को कह सकते हैं कि किसी बॉडी में कितनी की वो पावर है कि वो अपनी उस स्टेट को बरकरार रख सके। यानी जैसे ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में कितनी देर तक रह सकती, जितने ज्यादा इसके पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्ट में होंगे और जितने ज्यादा इसमें पार्टिकल्स मौजूद होंगे।
और दूसरी बात, अगर हम इस तरह से कहते हैं कि अगर एक बॉडी, चले हम स्पेस की बात करते हैं, ये बॉडी अब जो है वो मूव कर रही है स्पेस में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, हम कहते हैं जी एक स्ट्रेट पाथ में अगर ये मूव कर रही है, तो ये स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती रहेगी। यानी एक स्ट्रेट पाथ में इसलिए मूव करती रहेगी कि इसको जो इसका इनर्शिया है वो मजबूर रखेगा कि ये अपनी उस स्टेट में बरकरार रहे। यानी फिर वही बात कि अगर हम एक बॉडी को अंडर मोशन स्टडी करते हैं तो जितने ज्यादा उसमें पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा, यानी उसके अंदर एक पावर होगी कि वो अपनी उस स्टेट को बरकरार रखने में उसकी मदद कर रहे होंगे। तो उस बॉडी को रोकने के लिए हमें, जाहिर बात है कि उसके मैस के हिसाब से, जितना ज्यादा उसका मैस होगा उतनी ज्यादा हमें फोर्स रिक्वायर होगी। तो फिर उसको स्टॉप करना भी हमें उतना ही क्या होता जाएगा जी, मुश्किल होता जाएगा। तो बिल्कुल इसी बात को, जो कि हमने इनर्शिया को समझा कि इनर्शिया किसी बॉडी की पावर का नाम है जो कि उसको उसकी स्टेट में कायम रखने में मदद देती है। वो चाहे रेस्ट की हो तो उसको रेस्ट में रहने देगी, और अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही उसे रहने देगी, ता वक्त के उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब देखें, हम इसी बात को जो है वो साइंटिस्ट की जुबानी सुनते हैं। यानी सबसे पहले तो गैलीलियो की बात होती, जो कि हमारे पास एक इटालियन जो है एक फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन, या हम इन्हें फिजिस्ट भी कह सकते हैं, जो कि 1564 से 1642 इनकी ये दौर रहा है जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ से डेथ का। और इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने जो बात की थी इनर्शिया के हवाले से, उन्होंने कहा था कि अगर आप दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, अब वो सेम सेम मटेरियल भी हो सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स कम होंगे यानी उसका मैस कम होगा, और दूसरे में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका, यानी दूसरे का मैस उससे कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा होगा, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसे उसके इनर्शिया की वजह से मूव करना और उसे स्टॉप करना दोनों ही मुश्किल होंगे, और जिसका मैस कम होगा उसे मूव करना और उसे स्टॉप करना जो है वो इजी होगा। तो ये उन्होंने इनर्शिया को इस तरह से डिफाइन किया था। और अगर हम इसके बाद अगर न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन की बात करते जो कि 1642 से 1727 ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ रहा है। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो इन्होंने, जो कि एक इंग्लिश जो है हमारे पास फिजिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बात की कि अगर हम एक ही कोई बॉडी ले लेते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं जिसका एक कोई मैस है, ठीक है, और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक बुक है जिसको हम अगर एक स्टोर में रख आते हैं तो अगर 20 साल बाद भी जाएंगे वो उधर ही पड़ी होगी, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी ता वक्त कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स जो है या नेट फोर्स अप्लाई ना करें। और इसी तरह से अगर जो है एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यानी जैसे मैंने स्पेस की बात की, हमने अपने अर्थ की बात करते हैं, ये एक जो है वो यानी ये एक यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन उन्होंने साथ में बात की थी एक स्ट्रेट पाथ की भी। न्यूटन ने क्या बात की थी जी, एक स्ट्रेट पाथ की भी बात की थी कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी ता वक्त कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। यानी अब हमें ये बातें समझ में आती हैं जब हम एक बॉडी को अपनी अर्थ के हवाले से देखते हैं कि जब वो हमारी जमीन के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही होती है तो इंजन या हम खुद अगर चल रहे होते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर वो हमें ताकत होगी तो हम अर्थ पे मूव करते रहेंगे। और जारी बात है कि इसी तरह बॉल को हम फेंकते हैं तो बॉल जो है वो रुक जाती है। इसका मतलब कि न्यूटन्स के इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इनर्शिया के मुताबिक, वो जो बॉडी का इनर्शिया है बेसिकली वो उसे रोकता है, और वो इनर्शिया जो है वो उसके अंदर मौजूद रहता है। यानी उसको हमने फिर डिफरेंट जो है वो इस तरह से देखा था कि हम जैसा एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, वो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन जो कि एग्जिस्ट करती हैं, फिर कांटेक्ट फोर्स जो कि ज़मीन और जो सरफेस यानी ज़मीन की सरफेस और वो ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उनके दरमियान जो एक फ्रिक्शन होती है वो भी उसे रोकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो जो इनर्शिया है, अब इनर्शिया क्यों रुकता है, यानी हमने कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन में तो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, वो रुकती सिर्फ इसी इन फोर्सेस की वजह से। यानी इन फोर्सेस का मौजूद होना हमें इस न्यूटन के इस स्टेटमेंट के बाद जो है उसका अंदाजा होता है कि वाकई कोई फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती भी हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनर्शिया जो है वो हमने समझा कि एक बॉडी के उस लाहियत का नाम है जो कि अपनी स्टेट को बरकरार रखने में उसको। इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम, आखिर मोमेंटम क्या है जी। मोमेंटम को अगर हम समझें तो इसका जो
जो ताल्लुक बनता है वो मोशन से बनता है, यानी अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? देखें, फर्ज करें एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है, इसका जो मैस है, इसकी वजह से इसके में एक इनर्शिया होगा। अब वो रेस्ट में हो या मोशन में, वो इनर्शिया इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मैं यूं बात करूं कि ये बॉडी अगर मोशन में होगी तो उस टाइम इसमें इनर्शिया जो है या इसके अंदर जो मोशन होगा वो इसका मोमेंटम होगा। यानी इनर्शिया जो है बेसिकली उसका ताल्लुक सिर्फ मैथ से है, लेकिन जो हमारे पास मोमेंटम है इसको अगर हम देखें, जिसे हम पी से जाहिर करते हैं, इसका ताल्लुक इस गाड़ी की इसके इसके मैथ से भी है और इसकी स्पीड से भी। यानी अगर गाड़ी की स्पीड जीरो हो जाएगी तो उस टाइम मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन इनर्शिया उस टाइम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये फिर हमें इन दोनों में जो एक नुमाया फर्क है वो नजर आता है। और फिर ये कि जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि एक जिस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट पाथ पे गाड़ी, कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ये उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में मोमेंटम जो है उसके अंदर मौजूद होता है। यानी हम यूं बात करते हैं कि अगर फर्ज करें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बल्कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पहले लेते हैं जी हम, और हम यूं बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मैस दूसरे ऑब्जेक्ट के मैस से कम है। फर्ज करें ये कार है और अब मैं एक ट्रक बनाता हूं जी, जिसका कि मैस जो है इस कार के मैस से काफी ज्यादा है। अब ऐसा होगा कि अगर ये जो ट्रक है, ये कार या जो भी बस मूव कर रही है, अब अगर इसके मैस को देखें तो ये फर्ज करते हैं हम कि ये जी 10,000 kg है, ठीक है। जबकि कार का अगर हम मैस देखें तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो 500 kg होगा। अब इस तरह से है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मोमेंटम किस में ज्यादा है, तो फर्ज करें अगर ये चूंकि मैस डिफरेंट है, मैं कहता हूँ एक ही स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ में ये मूव कर रही है, ये गाड़ी भी जो है वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये गाड़ी भी जो है वो मूव कर रही है, इसको मैं V2 कर लेता हूँ, इसको V1 कर लेते हैं, चलें जी। ये गाड़ी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो इसमें जो मोमेंटम की मिकदार होगी, यानी अगर मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करें तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 500 kg को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारे पास ये वैल्यू जो बन जाती है, ये बन जाएगी जी 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है इस बॉडी का मोमेंटम। जबकि अगर हम इस बस का मोमेंटम देखें तो ये हमारे पास, इसको मैं P2 से जाहिर करता हूँ, ये है मैस और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मैस हमारे पास इसका कितना है जी 10,000 kg, जबकि इसको मल्टीप्लाई करें 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसमें जो इसका मोमेंटम होगा वो इस टाइम होगा जी 20,000 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्स हैं या जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन का अंदाजा, ये कि कितना ज्यादा इसके अंदर मोशन करने की सलाहियत है, वो मोमेंटम बताती है। और अगर मैस ज्यादा होगा, वेलोसिटी हमने देखा दो ऑब्जेक्ट्स की सेम रखी है, एक का मैस ज्यादा कर दिया, एक का मैस कम कर दिया, तो मोमेंटम जिसका मैस ज्यादा से ज्यादा आ गई, यानी इसका मतलब मोमेंटम और मैस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। कम करने से मोमेंटम, यानी मैस कम करने से मोमेंटम कम हो जाएगा और मैस को बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यानी मैस को सेम रखता हूँ, यानी यही बॉडी जो कि कार जिसका मैस हमने 500 kg कहा, फर्ज करें कि अगर अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास V3 अब बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो अब इसके अंदर जो मोमेंटम होगा जिसे मैं P3 से जाहिर करता हूँ वो क्या होगा जी, वो 500 यानी जो इसका मैस है और इसमें जो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है वो आ जाएगी। तो ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 2000 kg मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये बात पता चली कि मोमेंटम जो है वो इसकी डायरेक्शन भी एक तो उसी सिम्त में है जिस सिम्त में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी बात ये कि ये बढ़ गई है वैल्यू, इसका मतलब कि अगर मैस को कांस्टेंट कर लिया जाए और वेलोसिटी को बढ़ाया जाए तो मोमेंटम बढ़ता है, और वेलोसिटी को कम कर दिया जाए तो मोमेंटम कम हो जाता है। तो इन दोनों में भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर ओवरऑल अगर किसी बॉडी का मैस और वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो उसका मोमेंटम में बहुत अमल दखल होता है। यानी अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो उस टाइम मोमेंटम जीरो होगा। अगर वेलोसिटी बेशक मैक्सिमम हो जाए, बॉडी यानी वो ऐसी है जिसका मैस ही नहीं है, ऐसा वैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये तभी मुमकिन हो सकता है कि एक बॉडी मौजूद ही ना हो, उसकी मौजूदगी ही ना हो, तभी ये पॉसिबल है कि मोमेंटम वहां पे क्या होगा जी जीरो होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम और जो हमारे पास इनर्शिया, इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम जो है इसको आम लाइफ में स्टडी कर सकते हैं।